में तुमने मारा है। इसीलिए हम इस सरकार को कहना चाहते हैं कि आपने बेरोजगारों के साथ जो अन्याय किया है, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। ये तमाम लोग, ये तमाम बेरोजगार लोग यहाँ पर जो इकट्ठा हुए हैं, इसीलिए हम एक मांग करते हैं, इसी मांग को लेकर यहाँ पर शामिल हुए हैं कि जो भर्ती घोटाले हुए हैं उनकी सीबीआई जांच की जाए और हमारी परीक्षाओं में पारदर्शी व्यवस्था की जाए। इसी मांग को लेकर हम यहाँ पर आए हैं। लेकिन सरकार ने 9 तारीख को हुए आंदोलन के बाद किस तरह से हमारे बेरोजगारों को जेलों में ठूसा और ये बताना चाहा कि इनकी हिम्मत टूट जाए। बॉबी पवार समेत तमाम वो जो आंदोलन करने वाले लोग, वो बच्चे, उनकी हिम्मत टूट जाए, वो दोबारा सड़कों पर न आए, ये बताने की कोशिश सरकार ने की। लेकिन इन भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच होगी, इस पर उन्होंने कोई निर्णय नहीं दिया। नकल रोधी कानून बनाया और क्या किया? उत्तरकाशी में एक बच्चे ने परीक्षा सेंटर से निकलने के बाद बोला कि इसमें नकल हुई है, मेरा जो पेपर है वो सील नहीं था, उन्होंने उसी पर मुकदमा कर दिया। तो ये नकल रोधी कानून भी यही है कि जो नकल करने वाला है, अगर वो शिकायत करे तो उसी को गिरफ्तार करेंगे। इसीलिए हम लोग ये नकल रोधी कानून से भी खुश नहीं हैं। हम लोग चाहते हैं कि इसको भी निष्पक्षता के साथ बनाया जाए। यहाँ पर तमाम लोग, तमाम संगठनों के लोग, बेरोजगार लोग यहाँ पर शामिल हैं, तो सभी लोग अपनी बातचीत रखेंगे। मैं सबसे पहले हमारे बीच में प्रवीण भंडारी गढ़ कला सांस्कृतिक मंच से हैं। एक गढ़वाली गीत उन्होंने बेरोजगार युवाओं के लिए तैयार किया है, वो यहाँ पर सुनाएंगे। आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जो लोग यहाँ पे खड़े हैं, सुन रहे हैं, आप यहाँ पे खड़े हैं तो आपके भीतर पीड़ा है, आप सुन रहे हैं। और ये जो शुरुआत हुई है, जिस प्रकार से लगातार सालों से भर्ती घोटाले चलते आ रहे हैं और कोई इसका विरोध नहीं कर पा रहा था, एक मुहिम शुरू हुई है। इसको जितना सहयोग आप लोग कर सकते हैं और इस प्रकार से जो आज राज्य में स्थिति बन रही है, इसको सही करने में अपना योगदान देंगे। एक गीत है, अनूप रावत है, उनका एक कंपोजिशन है, आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं। देहरादून की सड़कों में, देहरादून की सड़कों में लगी चिलंगी तार, दुर्गतावणीची रोना बेरोजगार, दुर्गतावणीची रोना बेरोजगार। देहरादून की सड़कों में, राजधानी की सड़की में लगी चिलंगी तार, दुर्गतावणीची रोना बेरोजगार, दुर्गतावणीची रोना बेरोजगार। बेरोजगार भाई बहनों ने क्या पे पानी लेखी की, बेरोजगार भाई बहनों ने क्या पे पानी लेखी की, बेरोजगारी की ने दशा आज तक इतनी देखी, बेरोजगारी की अनदशा आज तक नहीं देखी। उत्तराखंड का गदा रुकू करो भ्रष्टाचार, दुर्गतावणीची रोना बेरोजगार, दुर्गतावणीची रोना बेरोजगार। देहरादून की सड़कों में, राजधानी की सड़कों में लगी चिलंगी तार, दुर्गतावणीची रोना बेरोजगार, दुर्गतावणीची रोना बेरोजगार। नौकरी का बदला में लाठी अरे जेल चा, नौकरी का बदला में लाठी अरे जेल चा। नोट सिफारिश नीति नौकरी में फेल चा, नोट सिफारिश नीति नौकरी में फेल चा। कपयों डिग्रियों लेकी, कपयों डिग्रियों लेकी सेना अत्याचार, दुर्गतावणीची रोना बेरोजगार। देहरादून की सड़कों में, राजधानी की सड़कों में, पूरे उत्तराखंड में आंदोलन चल रहा है तो पूरे उत्तराखंड की सड़कों में ये बात आएगी। देहरादून की सड़की में, उत्तराखंड की सड़कों में लगी चिलंगी तार, दुर्गतावणीची
बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रवीण भंडारी जी। अब तो वक्त आ ही गया है। नरेंद्र सिंह नेगी जी ने कहा है कि उठा जागा उत्तराखंडियों अब सौ उठानो बगत हैगी, उत्तराखंड को मान सम्मान अब बचानो बगत हैगी। तो वो वक्त आ गया था कि जब हम लोग राजधानी के लिए और अपना उत्तराखंड बनाने के लिए एक बार सड़कों पर उतरे थे। तो आज वक्त आ गया है कि इस उत्तराखंड की अस्मिता बचाने के लिए, रोजगार को बचाने के लिए हम सभी लोगों को सड़कों पर आना पड़ेगा। इसके बाद हमारे बीच में हमारे छात्र संघ उपाध्यक्ष भी हैं गढ़वाल विश्वविद्यालय के रॉबिन असवाल जी, वो भी अपनी बात रखेंगे। हेलो, आप सभी को नमस्कार। साथियों और सभी शहर के वासियों को मैं बताना चाहता हूं कि दिनांक 8 फरवरी से हमारे राजधानी देहरादून में उत्तराखंड बेरोजगार संगठन के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था, जिसमें कि तमाम भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच को लेकर, एक मजबूत नकल विरोधी कानून को लेकर और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता को लेकर मांग की गई थी। लेकिन 9 तारीख की रात को पुलिस द्वारा उनको जबरन वहां से उठा दिया जाता है गांधी पार्क देहरादून से, और उन पर गंभीर धाराएं और गिरफ्तारी की जाती है उनकी। उसके बाद 10 तारीख को जैसा आप सभी को उदित होगा कि पूरे शहर देहरादून में करीब एक बहुत बड़ा हुजूम युवाओं को निकला और विभिन्न मांगों को लेकर, और उत्तराखंड बेरोजगार संगठन की विभिन्न मांगों को लेकर उन्होंने समर्थन किया। और इसी के तहत पुलिस और सरकार की ये चाल देखिए कि उत्तराखंड बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष बबे पवार एवं उनके 12 साथियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर दिया गया, गंभीर धाराएं लगाई गई और धारा 307 जैसा संगीन मुकदमा उनके द्वारा पर लगाया गया। लेकिन इस तमाम के फलस्वरूप जंग जारी रही और हम कुछ दिन देहरादून में रहे और उनके आंदोलन को समर्थन दिया। और कल बबे पवार और उनके अन्य 12 साथी जेल से रिहा हुए हैं और इस जंग को लेकर हमारे बीच में फिर से खड़े हैं। लेकिन रिहाई के समय पर उनके ऊपर इतनी गंभीर पाबंदियां और बंदिशें लगा दी गई है कि जैसे उन्होंने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया हो। क्या अपने हक की अधिकार मांगना, अपने हक के लिए आवाज उठाना और अधिकारों के लिए लड़ना एक क्राइम है, या फिर यह धारा 307 जो कि किसी के हत्या करने की मंशा रखना, किसी को नुकसान पहुंचाने जितना गंभीर अपराध है? हमारे सरकार को और हमारे पुलिस प्रशासन को और सबसे पहले हमारी जनता को इस सब के बारे में सोचना होगा और कहीं न कहीं इस जंग में, इस लड़ाई में आप सभी को साथ देना होगा। ये केवल एक उत्तराखंड बेरोजगार संगठन की लड़ाई नहीं है, अकेले बबे पवार की लड़ाई नहीं है, या फिर किसी इंडिविजुअल की ये जंग नहीं है। ये हमारे उत्तराखंड की अस्मिता का सवाल है और जिन उम्मीदों, जिन आशाओं के साथ इस राज्य की परिकल्पना की गई थी और तमाम आंदोलनकारों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी और पुलिसों के डंडे सही थे इस उत्तराखंड राज्य की परिकल्पना के लिए, अभी हम उससे कोसों दूर हैं और कहीं न कहीं जो परिकल्पना थी हमारे राज्य की, उसकी तरफ एक कदम बढ़ाने के लिए और एक मुहिम छेड़ने के लिए आप सभी हमारा साथ दें और उत्तराखंड बेरोजगार संगठन की विभिन्न मांगों का समर्थन करें और इस बहरी सरकार को, जो कि युवाओं के इस संदेश को, इस शोर को सुन नहीं पा रही है और सत्ता के अहंकार में मदमस्त चल रही है, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि युवाओं की 5 साल की मेहनत बेकार चली जाती है, पेपर लीक हो जाता है या फिर तमाम भर्ती घोटाले हो जाते हैं। लेकिन आप और हम सभी को इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी और जब तक हमारा संघर्ष सफल नहीं हो जाता इसके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद रॉबिन असवाल जी। इन्होंने अपनी बात रखी कि किस तरह से हमारी सरकार तानाशाह हो गई है। हमारी तो नहीं बोलेंगे, अगर जनता की होती तो इस तरह लाठियां नहीं बरसाती बेरोजगारों पर। तो इसी सरकार को एक दिन जगाना होगा। इसी के लिए हम लोगों ने यहाँ पर ये जो आज की जो सभा रखी है, इसीलिए कि बेरोजगारों के साथ जिस तरह अन्याय हो रखा है उसके लिए जनता को जगाया जाए। तो इसके बाद में हमारे बीच में गढ़वाल विश्वविद्यालय की सह सचिव हैं रंजना, उनसे भी निवेदन है कि वो भी अपनी बात रखें। साथियों,
किस प्रकरण के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं हम सब जानते हैं, वो बात मैं नहीं करूंगी। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, आज उत्तराखंड को बने हुए 22 साल हो गए हैं। जिन परिकल्पनाओं के साथ उत्तराखंड बना था, आज वो विफल होती हमको नजर आ रही है। मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले हम जैसे बच्चे, तमाम बेरोजगार पहले तो बड़ी बड़ी फीसें देकर, मोटी मोटी फीसें देकर डिग्रियां लेते हैं, अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, अपना ग्रेजुएशन पूरा करते हैं। उसके बाद जब वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की फीस देकर नौकरी के लिए एलिजिबल होते हैं, वो नौकरी के लिए पेपर देते हैं, तमाम तैयारियां करते हैं। उसके बाद सरकारें इस तरीके से उनके साथ धोखा करती है। शिक्षा हमारा अधिकार है, हम उस अधिकार के साथ नौकरी के लिए जाते हैं। नौकरी रोजगार भी हमारा अधिकार है, लेकिन इस अधिकार के साथ ये सरकारें खिलवाड़ कर रही हैं। और इस अधिकार का हनन होने के बाद जब हम लोग सड़कों पर हैं, जब बेरोजगार सड़कों पर हैं, जब आंदोलनकारी सड़कों पर हैं, तो पुलिस के हस्तक्षेप के द्वारा इस आंदोलन को भंग करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस हमारी रक्षा के लिए है, पुलिस जहां अपराध हो रहा है वहां के लिए है, न कि आंदोलनों में हस्तक्षेप के लिए। इसी मांग के साथ कि आंदोलनों में पुलिस का हस्तक्षेप न किया जाए, इसी मांग के साथ इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद रंजना। उन्होंने बात रखी कि किस तरह से जब भी आंदोलन होते हैं, लेकिन पुलिस सबसे पहले पहुंच जाती है और सरकार के द्वारा, पुलिस के द्वारा जिस तरह से आंदोलनकारियों को धमकाया जाता है, लेकिन अब पुलिस तो जनता की है। हमारे टैक्स के पैसों से सब लोग, सरकारी कर्मचारी हो, कोई भी हो, जनता के टैक्स के पैसे से वो लोग हैं। लेकिन किस तरह से पुलिस, कोई भी सरकार हो, इस राज्य में कोई भी सरकार रही हो, सभी ने पुलिस के द्वारा आंदोलनकारियों का दमन किया है। इसीलिए हमारी मांग है कि कोई भी सरकार, चाहे वो कांग्रेस रही हो या फिर जो धामी सरकार ने अभी किया है, पुलिस का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अगर जनता जनवादी मांग कर रही है, वो चाहे महंगाई को लेकर या बेरोजगारी को लेकर, तो इस तरह से पुलिस के द्वारा आप जो डराते धमकाते हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप धमका भी रहे हैं तो फिर उसके बावजूद भी जनता सड़कों पर आएगी, ये आप लोग मान लें। इसके बाद हमारे बीच में हमारे कोषाध्यक्ष जो हैं गढ़वाल विश्वविद्यालय के योगेश बिष्ट, वो भी अपनी बात रखेंगे। साथियों, हम यहाँ पे जो इकट्ठा हुए हैं, आप सभी को मालूम है कि किस लिए इकट्ठा हुए हैं। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि सरकार जो है, बेरोजगार भी युवा है और लाठी भी युवा ही खा रहा है। अगर कुछ हम कर रहे हैं, पहल कर रहे हैं, अगर हम अपनी मांग रख रहे हैं सरकार के सामने, लेकिन सरकार भी क्या है कि हमें लाठी खिला रही है। और तमाम देखा जा रहा है भर्ती घोटाले हो रहे हैं लगातार उत्तराखंड में, लेकिन सरकार जो है कुछ नहीं कर रही है। और जो सीबीआई जांच होनी है वो तो होगी नहीं, सरकार तो कर नहीं रही है। लेकिन हम मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच हो इसकी और बेहतर तरीके से। और जो युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है लगातार, उसके हम विरोध में है कि युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो सही नहीं है। और तमाम जो है भर्ती घोटाले हैं, चाहे कुछ भी हो रहे हैं उत्तराखंड में, उसके भी हम वो विरोध करते हैं कि सरकार जो है किस प्रकार से जो है नीति बना रही है। जैसे अभी एक नकल विरोधी कानून बनाया है, लेकिन नकल विरोधी कानून में वो ही अंदर हो रहे हैं जो परीक्षा दे रहे हैं। ऐसा जो नकल करवा रहे हैं वो नहीं हो रहे हैं। बस हमारे लिए ही कानून हो रहे हैं, चाहे कोई भी हो। जैसे बड़े नेता कर रहे हैं तो उनके कुछ नहीं, सिर्फ युवाओं पे जो अपने मांग के लिए धरने पे बैठ रहे हैं उन पे पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा लाठियां चलाई जा रही है। और जो तमाम है उस पर यही कहना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और तो एकजुट रह के सरकार को बताएं कि अभी हमारे हक में काम करें, ना कि जो है बड़े बड़े हाकम सिंह जैसे हैं उनके लिए कुछ ना हो। इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद योगेश ने जिस तरह बात रखी कि सरकार चाहे कोई भी हो, अगर वो जनवादी मांगों को नहीं मानती है तो जनता ऐसे ही सड़कों पे निकलती है। लेकिन जिस तरह से आंदोलनों में पुलिस का हस्तक्षेप है, बेरोजगारी
बेरोजगारों के आंदोलन को जो कुचला गया और कुचलने का प्रयास हो रहा है, उसी के लिए यहाँ पर हम लोग आज के दिन ये सभा कर रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं कि जनता कभी भूलती नहीं है। हम जो जनता को कहते रहते हैं कि वो अंकिता हत्याकांड को भूल चुकी है, बहुत लोग हम लोग घूम रहे हैं तो यही बोल रहे हैं कि जनता तो सोई हुई है, पौड़ी की सोई हुई है, श्रीनगर की सोई हुई है, देहरादून में जाते हैं तो वहाँ की सोई हुई है, लेकिन जनता भूलती नहीं है। ये बात हमें ध्यान रखना चाहिए। और वही बात हुई कि जब 9 तारीख की सड़कों पर 10 से 15 हजार बच्चे उन सड़कों पे यही मांग को लेकर धामी सरकार के पास गए थे कि हमारी जो भर्ती धांधलियां हो रही हैं, लगातार जो पेपर लीक हो रहे हैं उसकी जांच की जाए, नकल रोधी कानून बनाया जाए, इसीलिए वो उन सड़कों पर फूटे। इसीलिए जनता भूलती नहीं है कि इन्हें लगता है कि आंदोलनकारियों पर, बेरोजगारों पर ये मुकदमे कर लेंगे, जेल में ठूस देंगे और जनता भूल जाएगी। तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। जनता सड़कों पर निकलती है और इसी को लेकर हम लोग सभी को याद दिलाना चाहते हैं कि जनता भूलती नहीं है, वो सड़कों पर निकलती है। आप जितना डराओगे उतना जनता डरना भूल जाएगी। आप चाहे मुकदमे लगाओ, चाहे जेलों में ठूसो। सारे मंत्री विधायक जो कि आज भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, हाकम सिंह जैसे लोग नौकरियों को खरीद रहे हैं, इनकी जो मिली भगत है, जनता जैसे ही बेरोजगार संघ के लोगों ने इनका पर्दाफाश करना चाहा, इन्होंने किस तरह से आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। ये सभी लोगों ने देखा कि किस तरह से लाठी बरसाई गई बेरोजगारों पर, किस तरह से खून से लथपथ युवा हमें उस दिन दिखाई दे। तमाम सोशल मीडिया पर यही फोटो वायरल हो रहा था कि धाकर धामी, तुम्हारी धाकर दिख गई इन युवाओं पर। अगर इतने ही धाकर थे तो इनकी मांगे मान लेते। ये युवा इस उत्तराखंड का ही तो है, लेकिन इस उत्तराखंड में 3000 से ज्यादा गांव, इन्हीं ने जो पलायन आयोग इन्होंने बनाया बीजेपी की सरकार ने, उसी की रिपोर्ट है 2017 की। 3000 से ज्यादा गांव भूतिया गांव हो गए हैं। एक भी लोग वहां पर नहीं रहते हैं, या तो 100 से कम लोग वहां रहते हैं। तो ये गांव खाली के खाली क्यों हो गए? रोजगार के कारण पलायन कर रहे हैं, शिक्षा के कारण पलायन कर रहे हैं, सड़क के कारण पलायन कर रहे हैं, स्वास्थ्य के कारण पलायन कर रहे हैं। लेकिन ये सरकारें हमारी सुविधा तो हमें दे नहीं रही है। लेकिन अगर हम मांगे भी कर रहे हैं तो इस तरह लाठी बरसा के, इस तरह आंदोलनों को कुचल के, इस तरह ये बताना चाहते हैं कि हमारे विरुद्ध में कोई भी लोग नहीं है, हमारी सरकार एकदम ठीक ठाक है, सड़कों पर कोई नहीं निकलेगा, आपसे कोई बोलेगा नहीं, इसका मतलब हमने कोई भी गलत काम नहीं किया है, हमारी सरकार एकदम ठीक ठाक चल रही है। इसीलिए हम इन्हें बताना चाहते हैं कि आप लोगों ने जो किया है, आप लोग ये जो बेरोजगारों के आंदोलन को कुचलना चाह रहे हैं, आपकी मंशा सफल नहीं होगी। हमने ये 22 साल का उत्तराखंड बनते हुए जब देखा तो आज हम युवाओं के भाग्य में क्या आया है हम देख रहे हैं। बेरोजगारी आई है। हम लोग जो कि कभी गाँव की तरफ अधिकतर लोग फौज की नौकरी में होते थे, आज उन्होंने अग्निवीर करके किस तरह से नौकरियों को खत्म कर दिया। उसके बाद कोई उद्योग धंधे इस राज्य में नहीं है। इसके बाद हम सोचते हैं कि उच्च शिक्षा के बाद हम सरकारी नौकरियों में जाएंगे, लेकिन सरकारी नौकरियों की भी ये भर्ती घोटाले इसमें कर रहे हैं। तो किस तरह से यहाँ का युवा, किस तरह से उसे रोजगार मिल पाएगा, इसी बात को लेकर हम लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। किसी को भी कोई शौक नहीं है कि वो आंदोलन करे, सरकार की लाठी खाए, जेलों में बंद हो, मुकदमे झेले, क्योंकि हमारी मांग है, हमारा हक है कि इतने सालों से बेरोजगार लोग तैयारी कर रहे हैं कि एक परीक्षा के बाद अगर सफल नहीं हुए दूसरी परीक्षा निकले। लेकिन भर्ती घोटाले होने के बावजूद जिस तरह से सरकार ने अपना पल्ला झाड़ा है कि तुम्हारे लिए कोई नौकरी नहीं है, अगर अधिकार मांगोगे तो लाठियां मिलेंगी, इसी के खिलाफ में हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ये सब हम सरकार को कहना चाहते हैं कि आपको बेरोजगारों की सुननी पड़ेगी, वरना बेरोजगार सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होगा और उन्हें बेरोजगारों के सामने झुकना ही पड़ेगा। इसके बाद आखिर में मैं बातचीत के लिए डॉक्टर मुकेश सेमवाल जी यहाँ पर हैं, वो यहाँ पर अपनी बात रखेंगे। सम्मानित नगरजनों, आप में से यहाँ से जा रहे हैं और ये तख्तियां जिनके हाथों में हैं
ये तख्तियां पढ़ के आप भी महसूस करते हैं और आप भी फील करते थे जब जिस दिन देखा कि जिस तरह की पुलिस की लाठी गांधी मैदान में बर्बर लाठीचार्ज हुआ और उसके बाद 13 लोगों को जेल में ठूसा और मुकदमा भी क्या लगाया सरकार ने 307 का है अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या करने की साजिश। ऐसा पहली बार कोई सरकार ने आंदोलनकारी साथियों पर, आंदोलनकारियों पर 307 का मुकदमा। ऐसा मुकदमा अंग्रेज सरकार भी आजादी आंदोलन के दौर में नहीं लगाती थी। 307 मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर पर जो जज थे, मैं और हमारे साथी यहाँ अर्जुन नेगी जी हैं, हम लोग परसों वहां गए थे देहरादून में, तो सिद्धूवाला जेल गए थे, पर जज भी समझदार था। जज ने भी जो बेल दिया और हंसी भी आई ये सरकार के ऊपर। और ये सरकार की मंशा क्या है कि ये आंदोलनकारी जो सड़कों पे उतरे थे, इनकी आप हर जगह देखोगे फ्लैक्स लगा हुआ है। मेरे को आश्चर्य हो रहा है कि यह गोले में अभी धामी जी का चेहरा नहीं चमक रहा है। और यहाँ का जो ठगू मंत्री धन सिंह रावत जो सहकारी घोटाले में लिप्त है, इसका फोटो नहीं चमक रहा है। और ये चमका के क्या दिखाना चाह रहे हैं कि उत्तराखंड बहुत उन्नत कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक मंत्री जी ने उनको हैंडसम का दर्जा दिया। ये हैंडसम ऐसा, सब लोग जानते हैं कि ये खनन माफिया एक नदी की खनन करता था, पुष्कर सिंह धामी। आज पूरे राज्य का खनन का पट्टा मिल गया। एक छोटी नदी को लूटता था, आज राज्य लूटने लगा। पर इससे बड़ी बात क्या है, जो ये युवा है, पहली बार किसी सरकार ने, मेरा 25 साल का अनुभव है इस आंदोलन की राजनीति में, पुलिस कभी भी मुकदमा लगाती है। 4000 लोगों को मुकदमा लगाया, मतलब 4000 के मतलब उस दिन 20,000 लोग थे। कोई भी सरकार कम दिखाने के लिए मॉब जो होता है, भीड़ पे मुकदमा लगाती है कि वो बोलती है 200 की भीड़ थी या 500 की भीड़ थी। बाबरी मस्जिद को जब ढहा गया उस समय की भीड़ को बोलते हैं 500 की भीड़ थी। ये सरकार 4000 बोल रही है, मतलब ये वैसी सरकार है कि खुद बोल रही है कि 4000 लोग थे। 4000 इंटू 5 गिन लो, 20,000 लोग उस दिन सड़कों पे थे। तो ये 20,000 लोग सड़कों पे क्या मांग रहे थे? धन सिंह रावत के जो 3 बंगले हैं, धन सिंह रावत इसी गोला बाजार में एक टूटे फूटे ऑफिस में रहता था, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ऑफिस से। आज देहरादून में तमाम घर उनके पास है, उसका घर नहीं मांग रहे थे। पुष्कर सिंह धामी जो एक के बाद एक खनन पट्टा बेच रहा है, उसका पट्टा नहीं मांग रहे थे। वो मांग रहे थे कि हमारे माँ बापों ने जो मेहनत करके कमाई करके हमको पढ़ा रहे हैं, एक नौकरी मिले। उस नौकरी के लिए भी आप लाठी मार रहे हो और लड़कियों को गाली दे रहे हो। वो लड़कियों को जो गाली दे रहे हैं, वो लड़कियां भी किसी संपन्न परिवार से होंगी। ये फौजियों का राज्य है, फौजी यहाँ दो बटालियन है, उन बटालियनों की लड़कियां फौजियों की लड़की होगी, वो माँ बहन की गाली सुनेंगे। वो पढ़ने आए हैं और शिक्षित बेरोजगार है, ये पढ़े लिखे हैं, किसी ने BSc MSc, किसी ने B.Ed किया हुआ है, उसको आप ऐसे धकेल रहे हो जैसे ढोर डंगर धकेलते होंगे। ये रवैया क्या है दोस्तों? ये रवैया है एक मानसिकता का। ये रवैया है, कांग्रेस तो भ्रष्ट थी, पर ये बीजेपी जो है इसके पीछे की ताकत है आरएसएस समझता है कि तोड़ दो फोड़ दो, लोग उठना छोड़ देंगे। पर आरएसएस ये नहीं जानता है कि भारत के स्वतंत्र संग्राम का इतिहास उन्होंने नहीं पढ़ा, क्योंकि स्वतंत्र संग्राम में आरएसएस का कोई योगदान नहीं था। आप गोलियों से भून दो, जेल में ठूस दो, पर आंदोलन होके रहेगा, आंदोलन उठेगा। उसी मजबूरी में 13 लोगों को रिहा करना पड़ा और आंदोलन और ज्वलंत हुआ। मैं जितनी बार देख रहा हूं लोगों को
सब लोगों के अंदर सहानुभूति है कि ये सरकार का क्या हो रहा है। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं पुलिस में भी, वो लोग भी बोल रहे हैं कि ये धमकाना क्यों चाह रहे हैं। पुलिस का राजनीतिक दुरुपयोग हम कहते हैं। मैं जिस पार्टी से आता हूँ, 1967 में बंगाल में सरकार में आई थी एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार। इसमें पहली बार ये लगाया गया था कि पुलिस का राजनीतिक हस्तक्षेप ना हो। कोई भी जनवादी आंदोलन है, महिलाओं का, विद्यार्थियों का, मजदूरों का, किसान का, उसमें पुलिस हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये हमारी पार्टी एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी ने ये पारित किया है। पर हर सरकारें, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी, कि यहाँ तक कि बंगाल में सीपीएम की सरकार हो या केरला में, इन्होंने भी पुलिस का दुरुपयोग किया। हम इसको नहीं कहना चाहते हैं, पर ये पुलिस का दुरुपयोग जो कर रहे हैं, ये किस लिए कर रहे हैं? हमारे ही बच्चों पे लाठी। जिस टैक्स से पुलिस चलती है, पुलिस इकोनॉमिक्स में नॉन प्रोडक्टिव है, नॉन प्रोडक्टिव एसेट है। उस नॉन प्रोडक्टिव में हमारे ही टैक्स से वो डीएसपी, एसपी, वो एसडीएम जो लड़कों को धमका रहा है रात को, उसकी तनख्वाह हम लोगों के टैक्स से जाती है। टैक्स का मतलब इनकम टैक्स नहीं होता है, इनडायरेक्ट टैक्स भी होता है। 67% इंडिया में इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब एक मजदूर आदमी एक रुपए की माचिस भी लेता है, उसमें भी 20 पैसा टैक्स जाता है। इस टैक्स से सरकार चलती है। ये धन सिंह रावत जी यहाँ से 10 गाड़ी घुमा के जाएगा, ये जनता का पैसा है। और गाड़ी के टाइम पे पुलिस वाले जब आपको हटाएंगे, आपको लाठी मारेंगे, वो लाठी का पैसा भी जनता देती है। तो ये ऐसी कैसी सरकार है? हमारे पैसों से हमारे बच्चों पे लाठी, हमारे है। और निष्ठावान सरकार, मोदी जी के बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं, आरएसएस के मोहन भागवत तरह तरह की बातें करते हैं, बेटी बचा रहे हैं और बेटियों को माँ बहन की गाली दे रहे। वायरल आपने देखा होगा, लड़कियों को माँ बहन की गाली दे रहे। तो ये कौन सा न्याय है? ये कौन सी संस्कृति है? हिंदी संस्कृति ऐसी नहीं हो सकती। ये संस्कृति है अडानी अंबानी को बचाने की संस्कृति। हिंदू को इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। पर हिंदुओं को गुमराह करने के लिए अचानक खबर आएगी कि ये श्रीनगर शहर में लव जिहाद का मामला हो गया। अचानक खबर आएगी कि मांस लेते हुए कुछ मुस्लिम भाई पकड़े गए। अचानक खबर आएगी 2024 में मुस्लिम राज आ जाएगा। ये वाहियात बातें, ये बेहुदा बातों से जब हम निकलेंगे तब हम दर्द समझेंगे उन बेरोजगारों का। उनका दर्द समझेंगे कि ये बेरोजगार नौकरी चाह रहे हैं। धन सिंह रावत की प्रॉपर्टी नहीं, पुष्कर सिंह धामी की प्रॉपर्टी नहीं चाह रहे, अमित शाह और उसके लड़के की संपत्ति नहीं चाह रहे, एक नौकरी चाह रहे। उस नौकरी में भी आप लाठी मार रहे हो क्योंकि आपका आदमी, बीजेपी का आदमी हकम सिंह आज रिहा हो गया। हकम सिंह को कहते हैं नकल माफिया। पहले जमीन माफिया था, फिर अलग अलग तरह के माफिया आए, ये नकल माफिया है। इस नकल माफिया को प्रोत्साहन कौन दे रहा है? इस नकल माफिया को प्रोत्साहन यही सरकार दे रही है जो लाठी चला रही है। इसीलिए आपसे विनती है कि आपके पास में अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का आदमी होगा, आपके सगे में संबंधी में होगा, तो उनसे कहिए कि भाई साहब आप करप्शन कर रहे हो, करो, पर बच्चों को लाठी तो मत मारो। वो बच्चे हमारे घर के हैं, लड़कियों को गाली तो मत दो। आप बीजेपी का आप जब तक बहिष्कार नहीं करेंगे, भारतीय जनता पार्टी उनके नेताओं का, ऐसी कोई मीटिंग में जाओ। मेरी विनती है हाथ जोड़ के, अगर आपको दर्द महसूस कर रहे हो तो कहीं भी धन सिंह आए उसका बहिष्कार करो, कहीं भी पुष्कर सिंह धामी आए उसका बहिष्कार करो। शादी ब्याह आपके घर की होगी, पर कहना कि भाई साहब ये धन सिंह आ रहा है, इसकी सरकार ने, पुलिस ने लाठी चलाई हमारे गरीब बच्चों के ऊपर, इसीलिए मैं इस पार्टी में नहीं आऊंगा। आप न्योता दे दो पर वहां खड़े मत रहो, क्योंकि तभी इनका बहिष्कार करेंगे। पर ये बदमाश है, आप जानते हैं छोटी मोटी नौकरी के चक्कर में इस श्रीनगर शहर में कितने
छोटे लोगों को उन्होंने अपने कब्जे में लिया कि एक नौकरी लगा देंगे। इसीलिए दोस्तों, इससे बच्चों जो नौकरी चाह रहे हैं उनको तो लाठी दे रहे हैं। काबिल लड़के हैं वो, काबिल लड़के, इसलिए वो पेपर सॉल्व करके वो आयोग को बता रहे हैं कि पेपर गलत है। वो बच्चे इतने काबिल हैं कि जो पेपर सेट करता है, यहाँ जो बच्चे खड़े हैं सब बता सकते हैं कि पेपर में क्या गलतियां हैं। पेपर की गलतियां ढूंढने वाले हैं। और उसमें ये जो ढोंग चल रहा है, चाहे बेटी बचाओ या स्वच्छता अभियान का, इस ढोंग के पीछे के साजिश क्या है कि गरीब बच्चों को नौकरी ना मिले। यहाँ कुछ लोग घूमते हैं जिनको जो एमपी थे, एक बार उनके एमपी के कोटे में बच्चों को डॉक्टर बना दिया, गरीब बच्चे रह गए और बच्चों को डॉक्टर बना दिया। ऐसे लोग या 30 मार्का बन के घूम रहे इस श्रीनगर शहर में। सब दुकानदार जानते हैं उनका नाम कि ऐसे लोग भी हैं। इसीलिए इसका पर्दाफाश करो, भारतीय जनता पार्टी, और इसका बहिष्कार करो, तभी आप उस खून की कीमत समझोगे जो खून गांधी मैदान में बहा है। गांधी मैदान में जो खून बहा, जो गालियां खाई लड़कियों ने, उसका कीमत तब समझोगे जब धन सिंह रावत, पुष्कर सिंह धामी जैसे दोगले नेता को आप बहिष्कार करोगे। ये नेता ऐसे हैं, लोगों का खाते हैं और लोगों का ही वस्तु नाबूद करते हैं। लोगों का घर परिवार बर्बाद कर दिया, लोगों का रोजगार बर्बाद कर दिया। इसीलिए आपसे विनती है, हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि आप समझिए, जानिए, परखिए कितनी खतरनाक ये उत्तराखंड की सरकार है। और इस समर्थन का, ये बेरोजगार आंदोलन में मैं समर्थन देने आया हूं। ऐसे आप भी आइए और इनका समर्थन दीजिए, ताकि आने वाले दिनों में इस अत्याचारी धामी सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज हो। इनकलाब जिंदाबाद, धामी सरकार मुर्दाबाद, बेरोजगार आंदोलन जिंदाबाद। धन्यवाद डॉक्टर सेमवाल जी। इन्होंने जिस तरह से बात रखी कि उत्तराखंड सरकार किस तरह से निरंकुश हो चुकी है। सरकार ये बताना चाह रही है कि हमारा राज कायम रहेगा और तुम अगर सड़कों पे आंदोलन करोगे तो तुम पर मुकदमे लगाए जाएंगे। आप सभी लोगों ने गांधी मैदान में देखा कि किस तरह से सरकार ने पुलिस के द्वारा बेरोजगार युवाओं के सर फोड़े। खून से लथपथ युवा, उनकी फोटो सोशल मीडिया में घूमते हुए जब देखी तो तमाम लोगों का जो संवेदना थी, सभी लोगों ने ये कहा कि किस तरह से ये सरकार हो गई है। हमने कभी सोचा नहीं था कि 22 साल इस उत्तराखंड को बने हो गए हैं। यहाँ पर बेटियां लाचार हैं, अंकिता जैसे बेटियों के साथ इस तरह हो जाता है, लेकिन सरकार इस पर कुछ भी नहीं कर रही है। 4-5 महीने से किस तरह से अंकिता के माँ बाप कोर्ट और कचहरी में घूम रहे हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि वो बीजेपी का जो राज्य मंत्री है विनोद आर्य, उसका बेटा पुलकित आर्य को बचाने की साजिश कर रहे हैं। और कुछ ही समय बाद आप देखना, अगर आप सड़कों पे नहीं उतरे तो वो लोग बाइज्जत बरी होंगे। जिस तरह हाकम सिंह बरी हुआ है, उसी तरह पुलकित आर्य, वो आरोपी जो है बरी हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग खामोश हैं। ये सरकार यही बताना चाहती है कि तुम लोग सड़कों पे नहीं उतरोगे तो ऐसा ही होगा, और अगर उतर जाओगे तो लाठी डंडे मिलेंगे, पुलिस की लाठी डंडे, मुकदमे मिलेंगे, जो कि हमारे बेरोजगार भाइयों के साथ हुआ। 13 लोगों को जेल में भेजा गया और कल उनकी रिहाई हो गई है। हाकम सिंह बाहर घूम रहा है, लेकिन हमारे बेरोजगार भाई जेलों में ठूस दिए गए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इन सरकारों ने हमारे साथ रोजगार के नाम पर किया है। तो उत्तराखंड सरकार को सोचना चाहिए कि आने वाले दिनों में उत्तराखंड बचेगा नहीं। जोशीमठ में जो हालत हुई है, आपदा के नाम पर जोशीमठ का भी इन्होंने कोई भी बातचीत, कोई भी पुनर्वास की जो व्यवस्था है एक सरकार को करनी चाहिए कि वहाँ हजारों लोग, उनके बच्चों का क्या हो रहा है, जिन घरों में दरारें आ गई हैं, उस पर भी इनका कुछ नहीं सोचना है। अंकिता हत्याकांड के बाद उस लड़की को न्याय मिलेगा, सरकार कुछ भी नहीं सोच रही है। और जब बेरोजगारों ने आंदोलन किया तो इन भर्ती घोटालों का क्या होगा, इन भर्ती घोटालों की जांच होनी चाहिए, इस पर भी सरकार कुछ नहीं सोच रही है। इसीलिए हम लोगों ने, सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जनता सोई नहीं है, उनको जगाने के लिए ही हम लोगों ने ये सभा कि आने वाले वक्त में बेरोजगार संघ एक प्रोटेस्ट कॉल जो है पूरे उत्तराखंड
दे रहा है अपने बच्चों के रोजगार के लिए, अपने भाइयों के रोजगार के लिए, इस उत्तराखंड के भाइयों की रोजगार की मांग को लेकर आप सभी लोग सड़कों में उनकी मदद करेंगे, इस आंदोलन में कूदेंगे। और ये जो सरकार, ये जो घमंडी सरकार जिसने हमारे बेरोजगार युवाओं के सर फोड़े हैं लाठियों से, पुलिस की लाठियों से, इन्हें हम दिखा देंगे कि हम लोग झुकने वालों में से नहीं है, हमें रोजगार चाहिए। आप सभी लोग आने वाले दिनों में बेरोजगार संघ के इस आंदोलन की मदद करेंगे। इसी उम्मीद के साथ हमने यहाँ पर ये सभा रखी, इसी उम्मीद के साथ युवा शक्ति जिंदाबाद, आप सभी लोगों का आभार। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हामी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हामी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, हामी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। युवाओं पर लाठीचार्ज करने वाली हामी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। उत्तर धामी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, धनसिंह रावत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। युवाओं का भविष्य बर्बाद करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। युवाओं का भविष्य बर्बाद करना बंद करो, बंद करो, बंद करो।